अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान साइंस ऑफ चॉइस क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत सारा धन है। क्योंकि साधन असीमित है और इच्छाएं सीमित है। क्योंकि साधन सीमित या दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक उपयोग है। क्योंकि सरकार सभी को वस्तुएं चुनने का अधिकार देती है। इसका आंसर होगा क्योंकि साधन सीमित है और उनके वैकल्पिक उपयोग है। लियोनेल रॉबिन्स के दुर्लभता के सिद्धांत के अनुसार हमारे पास संसाधन जैसे कि समय, पैसा, प्राकृतिक स्रोत सीमित है, जबकि ज़रूरतें असीमित है। तो इनके कहना है कि इन सीमित साधनों के कई उपयोग हो सकते हैं, इसलिए हमें सबसे ज़रूरी विकल्प का चयन करना पड़ता है और इसलिए अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। इस पुस्तक से आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। उन्होंने इसमें अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान कहा है। मतलब द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है और अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसी एक विकल्प को चुनने के बदले छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के मूल्य को क्या कहते हैं? मतलब कि अगर कोई वस्तु, दो वस्तु है, उनमें से आपके पास किसी एक वस्तु के खरीदने के पैसे हैं, या फिर जैसे मान लो कि आपके पास दो वस्तु हैं, उनमें से कोई एक वस्तु आप चुनते हैं। तो जब कोई एक वस्तु आप चुनते हैं तो जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु पहले वस्तु की अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जब संसाधन सीमित होने के कारण हम किसी एक सर्वश्रेष्ठ रास्ते को चुनते हैं तो उसके चक्कर में हमें जो दूसरा सबसे अच्छा मौका छोड़ना पड़ता है, उसी त्यागे गए विकल्प की कीमत को अवसर लागत कहा जाता है। यदि एक किसान अपने खेत में गेहूं उगाने के लिए गन्ने की खेती छोड़ देता है तो गन्ने से होने वाले संभावित आय को हम अवसर लागत कहते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत क्रमों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य या कीमत का निर्धारण का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे कीमत सिद्धांत कहते हैं। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है उसको हम इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं चीज़ों का। जी कह रहा है कि किसका अध्ययन नहीं करते हैं? राष्ट्रीय आय का तो करते हैं। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का हम एक व्यक्ति का नहीं करते बल्कि पूरे राष्ट्र के, मतलब पूरे बड़े लेवल पे करते हैं इसका अध्ययन। सन 1933 में अर्थशास्त्री को व्यष्टि यानी माइक्रो और समष्टि यानी मैक्रो दो अलग अलग भागों में विभाजित करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? सन 1933 में रागनार फ्रिश ने इकोनॉमिक को माइक्रो और मैक्रो आधार पर बांटा था। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जो रैगनार फ्रिश थे उन्होंने माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थियरी, जिसको उन्होंने 1929 की महामंदी के बाद ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने 1936 में जनरल थियरी नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने समष्टि अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र विषय बनाया। उनको समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। सामान्य वस्तुओं के लिए जो मांग का नियम होता है, कीमत और मांग की मात्रा के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? यानी कि सामान्य वस्तु के लिए मांग के नियम, कीमत और मांग की मात्रा के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? सीधा संबंध, विपरीत या ऋणात्मक संबंध, कोई संबंध नहीं, अनुपातिक संबंध। इसमें जो मांग बढ़ेगा तो कीमत घट जाएगी, यानी कीमत के बढ़ने से मांग घट जाता है और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाता है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। सामान्यतः एक मांग वक्र का ढाल ग्राफ पर कैसा होता है?
ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र ग्राफ पर हमेशा बाएं से दाएं की ओर नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने पर उनकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभिन्न वस्तुओं के मामले में अगर कीमत बढ़ता है तो उस पर कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है। विभिन्न वस्तुएं अत्यंत घटिया दर्जे की भोजन वस्तुएं होती हैं जो मांग के नियम का अपवाद है। जब इनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती है तो गरीब लोग मांस या अन्य अच्छी वस्तुएं खाना बंद कर देते हैं और पेट भरने के लिए इसी महंगी घटिया वस्तु को अधिक खरीदने लगते हैं, जिसके कारण मांग बढ़ने पर भी इसकी मतलब कीमत बढ़ने पर भी इसकी मांग बढ़ जाती है। रोल्स रॉयस कार, हीरे, महंगे आईफोन जैसी विलासिता की वस्तुओं को जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर और बढ़ती है क्या कहा जाता है? इनको हम वेबलेन वस्तुएं कहते हैं। दो वस्तुएं होती हैं जो कि मांग के नियम का पालन नहीं करती, एक वो एक गिफिन वस्तुएं और दूसरी वेबलेन वस्तुएं। अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉर्नस्टीन वेबलेन के नाम पर इन्हें वेबलेन वस्तुएं कहते हैं। अमीर लोग इन्हें प्रतिष्ठा या स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका दाम जितना अधिक होता है अमीरों के बीच इनकी मांग उतनी ही अधिक होती है। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य कथन है? इनका कोई नज़दीकी सस्ता विकल्प बाजार में नहीं होता। इनका धनात्मक आय प्रभाव होता है। यह अमीर लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। इन पर मांग के नियम पूरी तरह लागू नहीं होता है। तो विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में पहला वाला कथन सही है। इनका कोई नज़दीकी सस्ता विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। अगर सस्ता विकल्प उपलब्ध होता है तो उस वस्तु को छोड़ के तो उस दूसरी वस्तु को लेना प्रारंभ कर देते हैं। और इनका अगर धनात्मक आय पर प्रभाव कहें तो इस पे विभिन्न वस्तुओं पर ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। जीवन रक्षक दवाएं और नमक की मांग का लोच का मान क्या होता है? नमक हो या जीवन रक्षक दवाएं, इनकी दाम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इनकी कीमतें चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पर इनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग उतना ही रहता है, अर्थात ये पूर्णतः बेलोचदार ED=0 होता है। दवाएं और नमक ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें कीमत चाहे कितनी भी बढ़ा दिया जाए, किंतु इनके मांग पर कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये आवश्यक चीज़ें हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% की भारी वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसके लिए ED का मान 0 होता है। पूर्णतः प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र की स्थिति कैसी होती है? जहां मांग का लोच अनंत होता है। जहां पर मांग का लोच अनंत होता है मतलब पूर्णतः प्रतियोगी बाजार, यह एक काल्पनिक बाजार है। इसमें जो ग्राफ होता है वह x अक्ष के समांतर सीधी लेटी हुई रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का एक ही कीमत पर अनंत मांग हो सकता है, मतलब एक ही कीमत पर अनंत मांग होता है। विलासिता की वस्तुएं जैसे AC, कार, महंगे होटल या खाना की मांग का लोच कैसा होता है? विलासिता वस्तुओं का मांग ED=0 नहीं। यह तो ED=0 का मतलब होता है कि कोई मांगने पे को कहते पूर्णतः बेलोचदार। इकाई से कम होता है या इकाई से अधिक होता है या ED=-1। विलासिता की वस्तुएं हैं ED=1 होता है। विलासिता की चीज़ें हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं होती, इसलिए जैसे ही इनके दाम थोड़े से भी बढ़ते हैं लोग इनका उपयोग करना रोक देते हैं या उपयोग करना बंद कर देते हैं। आपूर्ति का नियम किसके दृष्टिकोण या व्यवहार को दर्शाता है? आपूर्ति का नियम जो उत्पादक या विक्रेता के दृष्टिकोण से व्यक्त किया जाता है। आपूर्ति के नियम के अनुसार कीमत P और आपूर्ति की मात्रा S में कैसा संबंध होता है? आपूर्ति का नियम चूंकि उत्पादक की दृष्टि से देखा जाता है, इसमें कीमत बढ़ने पर इसकी आपूर्ति और भी बढ़ जाती है, यानी कि सीधा संबंध होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी कंपनियों का अधिकार होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है और इसका जो कीमत होता है वह बाजार पर निर्भर करता है, यानी कि मांग और सप्लाई पर डिपेंड होता है। मतलब कीमत और सप्लाई पर डिपेंड होता है, प्राइस एंड डिमांड पे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्ति द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। इसको एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड भी कहा है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आर्थिक निर्णय सरकार लेती है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां पर निजी संपत्तियों को समाप्त कर दिया जाता है, सारी संपत्ति सरकार के अधीन होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसका बेहतरीन उदाहरण है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत ने आज़ादी के बाद मिश्रित मॉडल चुना हुआ या रिलायंस, टाटा जैसी निजी कंपनियां भी काम करती हैं और सरकारी कंपनी, मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी काम करती है और सरकारी कंपनियां भी काम करती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ कोई आयात निर्यात, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि दूसरे देशों से आयात निर्यात नहीं करता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था के लिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट के बराबर होता है और यहाँ पे विदेश से आने वाला जो आय होता है वो शून्य होता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंदर निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? पशुपालन को शामिल किया जाता है, वानिकी को भी शामिल किया जाता है, खनन और उत्खनन को शामिल किया जाता है, पर विनिर्माण को नहीं। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। लोहे की खदान से लौह अयस्क निकालना और फैक्ट्री में उसे लोह से कार का निर्माण करना क्रमशः अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में है? लोहे की खदान से लौह अयस्क निकालना प्राथमिक क्षेत्रक है, जबकि फैक्ट्री से उसे लौह से कार बनाना द्वितीय क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्र में शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को किस रंग के कॉलर जॉब में रखा जाता है? रेड कॉलर जॉब। अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्रक। किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ या देश के जो सर्वोच्च नीति निर्माताओं को किस क्षेत्र या किस कॉलर जॉब में रखा जाता है? जो डिसीजन लेते हैं उनको पंचम क्षेत्र में यानी कि गोल्डन कॉलर में रखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान और वित्तीय या कानूनी सलाह अर्थव्यवस्था को किस आधुनिक अंतर्गत रखा जाता है? क्षेत्रक में रखा जाता है। चतुर्थक क्षेत्रक में रखा जाता है। ज्ञान, उच्च तकनीकी वाले सूचना और विश्लेषण अनुसंधान के से जुड़ी विशेष सेवाओं को सेवा क्षेत्र से अलग करके चतुर्थक क्षेत्रक में रखते हैं।